See students, we are going to start a new chapter today, effects of electric current. Effects of electric current. So electricity shows various types of effects. Electricity shows heating effect, it shows magnetic effects, it shows lightning effects, it shows chemical effects. इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस भी होती है ना, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिस वायर इलेक्ट्रिकल वायर में से करंट फ्लो होता है वो वायर गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेस इलेक्ट्रिक आयन में होता है, हीटर में होता है, गीजर में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, हेयर स्ट्रेटनर में होता है, तो वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हमको दो इफेक्ट्स पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के, इफेक्ट्स यानी रिजल्ट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो पहला जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कॉन्सेप्ट हमको पहले पढ़ना है और इसके लिए हमको एक डेरिवेशन पढ़ना है। लेकिन पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप सब 9th पास है क्या, और कैसे पास हुए 9th, आपको स्कूल वालों ने कैसे पास होने दिए ये भी देखना पड़ेगा। सच में आपने अच्छे से मार्क्स लाए या री एग्जाम देके पास हो गए, ये पता करेंगे। ट्रेडिंग नीतियों की जगह खत्म हो गई। तो आपको पता है कि ये क्या है, बैटरी है। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दिस बैटरी? 2 cells आर देयर। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन इज कॉल्ड 1 cell, दूसरी छोटी लाइन बड़ी लाइन इज दूसरा सेल, और 2 cells है इसलिए ये बैटरी बन गई। If more than 1 cell is used, it becomes a battery. तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बैटरी का। और यहाँ पर हमने लगाया एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? एमीटर पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं, एक स्क्रू के बाजू में प्लस लिखा रहता है और दूसरे स्क्रू के बाजू में माइनस लिखा रहता। तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने वायर लगाया वो वायर एमीटर के प्लस वाले स्क्रू पे लगना चाहिए या माइनस वाले स्क्रू पर लगना चाहिए? तो प्लस वाले स्क्रू पे लगना चाहिए। ये रूल है कि अगर आपके पास सेल या बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्टेड है वो एमीटर के पॉजिटिव वाले स्क्रू से ही जोड़ना है, वरना एमीटर काम नहीं करेगा। और जो नेगेटिव वाला स्क्रू है एमीटर का वो वाला वायर घुमा कर ऐसा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, समझ गए? फिर उसके बाद ये जिगजैग लाइन क्या है? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज इट द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ओके। और फिर उसके बाद ये क्या है? स्विच। ऑफ है या ऑन है? ऑफ। डॉट लगा दिए तो ऑन, तो उसमें चाबी फंसा दिए तो चाबी का ये काला डॉट पीछे का डॉट दिख रहा है चाबी के पीछे का, तो इसलिए ऑन हो गया, चाबी लगी हुई है। एंड दिस इज रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के साइन पे अगर मैं एरो बना दूं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सबको समझता है ना? और रेजिस्टर के ऊपर हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। नाउ व्हाट इज द वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है ना? फिर बाद में समझाऊंगा मैं आपको वोल्टेज क्या होता है। आप में से बहुत से लोगों को तो वोल्टेज मालूम ही नहीं है, पता है? बोलो क्या है? आप बोलेंगे वो रहता नहीं क्या, वो क्या रहता है?
फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं उसको। कितने प्रेशर से चार्ज भाग रहा है ना, दैट इज वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो ज्यादा प्रेशर से चार्ज को धक्का मारेंगे, और कम वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो कम प्रेशर से धक्का मारेंगे। और यहाँ कितना वोल्टेज खर्च होगा? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक ऐसा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट आया, एमीटर ने करंट गिना, एंड लेट अस सपोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट वाज I, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर वाज I, एंड ये करंट इधर आया, और ये रेजिस्टर, लेट द रेजिस्टेंस बी R, इसकी वैल्यू R है समझो, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम जो भी होगी, और यहाँ से ऐसा करंट घूमते घूमते इधर आया, और V इज द वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब है रेजिस्टेंस का सामना करने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, उसको वोल्टेज बोलते हैं। ये अगर मैं इसको पॉइंट P बोल दूं और इसको पॉइंट Q बोल दूं, तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक हमको ये मानना पड़ता है, ध्यान से समझो, कि चार्ज, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की टेक्स्ट बुक कहती है कि यहाँ से जब चार्ज चलते हुए जाता है इस वायर में से इधर से, तो कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होता है सॉरी, रेजिस्टेंस जीरो होता है। यानी यहाँ ये वायर जो है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकला, एमीटर में से जो वायर गया, इधर इधर जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस जीरो है। इसमें जो चार्ज भागता है उसकी किसी से टक्कर नहीं होती, कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन P सिर्फ रुकावट कहाँ आती, चार्ज को रेजिस्टेंस कहाँ फेस करना पड़ रहा है, P से Q तक। जब चार्ज यहाँ से निकला, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, ऐसे आया, एमीटर में गया, एमीटर में से निकला, इधर आया, तो कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं हुई। लेकिन जब वो P से Q तक गया तो ये वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसमें रुकावट, रेजिस्टेंस समझता है ना आपको? ये वायर बहुत बारीक वायर था, और उसमें से चार्ज को जाते समय बहुत तकलीफ हुई, बहुत रेजिस्टेंस आया, रुकावट आई, तो यहाँ उसको बहुत सारी एनर्जी खर्च करना पड़ा। किसने खर्च किया एनर्जी? बैटरी ने एनर्जी दी चार्ज को। चार्ज तो आगे जाना नहीं चाह रहा था, P से Q जाना ही नहीं चाह रहा था। चार्ज यहाँ तक खुशी खुशी गया, कहाँ से? पॉजिटिव से P तक बहुत खुशी से गया चार्ज, और उसके आगे बोले अब मैं नहीं जाता। क्यों? तो बोले रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस का सामना नहीं कर सकता, इतनी रुकावटें, इतना बारीक रास्ता, और मैं नहीं जा सकता। तो बैटरी ने कहा तू जा, मैं तुझे एनर्जी दूंगी। तो बैटरी ने एनर्जी दी किसको? चार्ज को। तो चार्ज P से Q तक गया, और फिर चार्ज ने बैटरी से कहा अब एनर्जी मत दो, अब मैं चले जाऊंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो P से Q तक जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का सामना करने में, उस रेजिस्टेंस को फेस करके आगे बढ़ने में जो एनर्जी खर्च हो जाती है, उस एनर्जी को कहते हैं वोल्टेज। तो एनर्जी खर्च हो रही है मतलब वोल्टेज खर्च हो रहा है, और एनर्जी दे कौन रहा है? वोल्टेज दे कौन रहा है? तो बैटरी दे रही है। समझ गए? तो बैटरी का काम क्या होता है? वोल्टेज देना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देना। तो बैटरी वोल्टेज दे रही यानी एनर्जी दे रही, चार्ज भाग रहा है, यहाँ से तो कुछ एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही, फिर यहाँ एनर्जी खर्च हो रही और इधर वापस आ गई, तो सिर्फ यहाँ एनर्जी खर्च हुई। कितनी हुई? तो कितनी एनर्जी खर्च हुई यहाँ से यहाँ जाने में, ये वोल्ट मीटर गिनता है। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के दोनों किनारियों पर ही क्यों लगाया जाता है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर पता कर लेता है कि P से Q तक दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस का सामना करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई उसको वोल्टेज कहते हैं, और वो वोल्टेज गिनने का काम वोल्ट मीटर करता है। तो मान लो कितनी एनर्जी खर्च हुई, V वोल्टेज हुआ। अब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर, किसी चीज में कितना पावर है कैसे पता चलता? वर्क से पता चलता। जो ज्यादा काम कर सकते हैं उनमें ज्यादा पावर है, जो कम काम कर सकते हैं उनमें कम पावर है, तो वर्क में। और कैसे पता चलता? टाइम से।
जिसको कोई भी काम करने में कम टाइम लगता है समझो उसमें पावर ज्यादा है ना। कोई मजदूर को ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक सीमेंट की बोरी उठा के ले जाना है, कम टाइम लग रहा मतलब उसमें ज्यादा पावर है। और ज्यादा टाइम लग रहा है ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर सीमेंट की बोरी ले जाने में, टाइम ज्यादा लग रहा मतलब पावर कम है। तो पावर और टाइम में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो फिर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। समझ गए? वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्या आपको पता है वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। वेरी गुड। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? आप 9th पास हो? न्यूटन नहीं, मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, टीचर लोग मेहनत कर रहे थे आपके पीछे, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे थे। तो जूल का भी एक, अच्छा व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? पावर टू डू, कैपेसिटी टू, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये 9th में था। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब आप में एनर्जी है। और कोई काम करने की कैपेसिटी नहीं बची, इसका मतलब एनर्जी नहीं है। तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है, जूल। दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि एनर्जी है तो ही वर्क कर सकते, और वर्क कर रहे इसका मतलब एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर रहे। तो इसलिए दोनों का यूनिट एक जैसा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता है, ये वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम की जगह मैं एनर्जी इंटू पावर लिख देता हूं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ऐसा लिख दिया तो गलत है क्या ये? वो कैमरा चालू होना चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, अंडरस्टूड? वर्क की जगह एनर्जी लिख दिया तो चिंता तो नहीं हो रही? हाँ, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है और एक ही चीज है वो लगभग। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब हाँ, नहीं टेक्स्ट बुक में बहुत घुमा फिरा के ये डेरिवेशन सॉल्व करके लाया है आंसर। 3 स्टेप्स के अंदर अंदर ये आंसर आ जाता दूसरी मेथड से। लेकिन अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना महाराष्ट्र, इसने बहुत लपेट लपेट कर घुमा घुमा के आंसर लाया है। एक डेरिवेशन जो 3-4 स्टेप्स में लॉजिकली और करेक्टली आ जाता है, उसको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत लपेट कर बहुत घुमा फिरा के लाया है। और मेरी मजबूरी है कि मेरे को टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। बाद में मैं साइड में वो भी लिख दूंगा शॉर्टकट, बट एग्जाम में शॉर्टकट नहीं, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो सी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और अपनी बुक में यहीं पर क्या किया है, फिर ऐसा लिखा है पावर इज इक्वल टू वर्क की जगह एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा सुन लो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क की जगह एनर्जी लिखिए। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम की जगह क्या लिख दिया अपन ने? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी के लिए क्या लिखना है हमको, तो सी उसके बाद हमारी बुक लिखती है V इंटू क्यू बाय टी। चलो ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज यानी क्या होता, उसका डेफिनेशन क्या होगा? वोल्टेज का डेफिनेशन क्या समझ में आया आपके? मैंने जो बोला चार्ज को यहां से यहां जाने में, हाँ, चार्ज को यहां से यहां जाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको कहते हैं वोल्टेज, है ना। ज्यादा एनर्जी, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वोल्टेज यानी क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी वोल्टेज। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? एनर्जी यानी वोल्टेज और वोल्टेज यानी एनर्जी। तो चार्ज को P से Q तक जाना है तो उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और वो एनर्जी देगा कौन? बैटरी।
तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा काय के लिए, चार्ज को यहां से यहाँ ले जाने के लिए। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। ये कोड लैंग्वेज में है, मैथ्स की लैंग्वेज कोड लैंग्वेज है ये। वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को ले जाने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो मैं ऐसा बोल सकता V इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन, अच्छा तो फिर मैं एनर्जी की जगह क्या लिख सकता, नहीं लिख सकते। अब देखो मैं क्या लिख रहा, एनर्जी की जगह मैं लिख रहा, ऐसा लिख रहा मैं, वोल्टेज इज इक्वल टू, सॉरी, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। गलत है या सही है? सही है। इसको मैं आपके मैथ्स की तरह, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। इस इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इनटू चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर 2 देके ऐसा बोलूं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, या ऐसा बोल दूं, पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इक्वेशन 1। हाँ, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है समझो। अब इक्वेशन 1 में एनर्जी की वैल्यू डाल देंगे, है ना, फिजिक्स में ये लिखना नहीं पड़ता है। पावर इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखे, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसा लिखे ना थोड़ी देर पहले। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू, एनर्जी की जगह क्या लिखेंगे, वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है डेरिवेशन? अब उसके बाद मैं ऐसा लिख रहा हूं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसा कर दिया मैंने। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। क्या बोलते, सब गलत गलत पढ़ा रहा, सही है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अपॉन टाइम। ये मैंने चार्ज अपॉन टाइम को अलग से रेशियो क्यों बना के लिख दिया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि 9th स्टैंडर्ड में ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन टीचर बताते थे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कितने देर में कितना चार्ज एमीटर में से भागता है, उसको करंट बोलते हैं, ऐसा बोलते थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, करंट यानी क्या होता है, करंट यानी चलना, फ्लो होना। पैसा चलता है जिस देश में, बोलते करेंसी है। जो न्यूज चल रही, न्यूज चैनल पर बोलते करंट न्यूज है। तो करंट यानी चलता फिरता चीज। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन का करंट। तो इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में भागता है वायर से। कम टाइम में जल्दी जल्दी भाग रहा है तो हम बोलेंगे करंट ज्यादा है, और धीरे धीरे भाग रहा है एमीटर में से, धीरे धीरे चल रहा है तो हम बोलेंगे टाइम बहुत खा रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है तो करंट कम है, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कितनी देर में कितना चार्ज भाग रहा है एमीटर में से। एमीटर गिनते रहता कितने चार्ज भागा, 1 2 3 4। एमीटर का काम है चार्ज को गिनते रहना। आपके घर में मेहमान आए, आपने 2000 लोगों का प्रोग्राम किए, 2000 लोगों को बुलाए, इनवाइट किए प्रोग्राम में, तो सिक्योरिटी गार्ड को गेट पे खड़ा कर दिए और उसको बोले जितने मेहमान आएंगे खाना खाने सबको गिनते रहना कितने लोग आ रहे। तो वो डायरी में लिखते रहेगा, हाँ ये फैमिली के 5 लोग गए, चलो फिर और 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, उसका काम गिनने का है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड का एमीटर बोल देंगे, है ना, वो गिन रहा था। वैसे ये चार्जेस को गिनने का काम एमीटर कर रहा है। तो एमीटर जब गिनता है कि कितने टाइम में कितने चार्जेस भाग गए तो बताता है कि कितना करंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम।
तो चार्ज अपॉन टाइम के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट होता, तो यहाँ चार्ज अपॉन टाइम की जगह इलेक्ट्रिक करंट लिख सकता क्या मैं? तो लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। इस फॉर्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है अपनी टेक्स्ट बुक में। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। कैसे? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज V इंटू इलेक्ट्रिक करंट I। उल्टा लिखो क्या? I इंटू V, जाने दो भी। यहां तक तो समझ गए ना? अब अपनी बुक देखो क्या करती है, अब फिर से अपनी टेक्स्ट बुक एक नई नई चीज करती है। ये डेरिवेशन सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाएगा लगभग, और दूसरी मेथड बताऊंगा तो उसमें 5-10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। बट समझ में आ रहा है ना ये टेक्स्ट बुक का मेथड? इधर का दिखता है ना? हाँ, ओके। सी, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो अब हम फिर से लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू, फिर से एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, फिर से लिख दिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। वहीं तो वहीं घुमाते बैठे थे। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना? अब इस बार जो एनर्जी है, हम यहाँ जो एनर्जी थी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? कहाँ पर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट? इलेक्ट्रिसिटी से हीट कौन सी जगह क्या चीज बना सकती है? हीटर बना सकती है, गीजर बना सकता है, फिलामेंट बल्ब बना सकता है, तार वाला बल्ब, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, है ना, और स्प्रिंकलर, और क्या क्या आता है ना? ये सब चीजें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह यहाँ हीट एनर्जी लिख दे रहे हैं। हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ लिखेंगे हीट एनर्जी इज इक्वल टू, ये पावर इंटू टाइम है, लेकिन पावर यानी क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट इंटू, हाँ कंफ्यूज तो हो गई क्योंकि टेक्स्ट बुक में घुमाया ही ऐसा है, सीधा सीधा स्टेप फॉलो नहीं किया। देखो फिर से समझा रहा हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, 920 होता था। वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, कोई भी एनर्जी लिख सकते हैं, सभी एनर्जी का सेम यूनिट होता है, जूल, ऐसा यूनिट। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम की जगह एनर्जी अपॉन टाइम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम यह एक काम करेंगे, हम कुछ गलत नहीं हुआ, हम ये नहीं लिखते, समझो। मान लो कि यहां से चालू किए, वोल्टेज यानी क्या होता? यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने की एनर्जी, चार्ज को यहां से जाने में खर्च होने वाली एनर्जी को वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज यानी एनर्जी अपॉन चार्ज होता है मैथ्स की भाषा में, ये समझो। तो वोल्टेज अब फिर क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज यानी एनर्जी हो गया। और पावर का डेफिनेशन क्या रहता? एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम की जगह एनर्जी अपॉन टाइम बोल दिए। फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी की जगह क्या रख दिए? वोल्टेज इंटू चार्ज, ये रख दिए, अपॉन टाइम वैसे ही, ये समझे? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी की जगह वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम, ये वोल्टेज, चार्ज अपॉन टाइम यानी क्या होता? इलेक्ट्रिक करंट। तो यही तो है, तो यहां लिख दिए पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, वहां भी लिखे थे। फिर उसके बाद एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम हो जाएगा।
पावर इंटू टाइम। अब उसके बाद ध्यान से समझो, पावर इंटू टाइम हुआ, लेकिन पावर का फॉर्मूला क्या है वहां? वोल्टेज इंटू करंट। तो वो वैल्यू यहां डाल दो, पावर की जगह वोल्टेज इंटू करंट, और ये बचा हुआ टाइम। समझ गए? एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अंडरस्टूड? अब पूछना है? अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ, सुनो दूसरी बात, अगर किसी को कोई भी स्टेप में डिफिकल्टी होगी तो पूछो, इट्स वेरी इजी। नहीं समझा तो भी पूछना है। हाँ, ये स्टेप कहां से आई? ओके, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज, समझ गए? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम यानी करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? कितने टाइम में कितना चार्ज भाग रहा है वायर में से, कितने टाइम में कितना चार्ज भाग रहा है वायर में से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट रख दिए, चार्ज अपॉन टाइम हटा के उसकी जगह इलेक्ट्रिक करंट रख दिया। समझ गए? पक्का? हाँ, ठीक। अब उसके बाद देखो, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अब तीसरी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी सी बात को घुमाने के लिए टेक्स्ट बुक में, जैसे खाना खाने के लिए ऐसे हाथ से खाना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये ऐसे इधर से घुमा के खिला रहे हैं खाना। बहुत सीधा साधे मेथड से ये हो जाता है। हाँ, हाँ, पावर की जगह वोल्टेज इंटू करंट कहां से आया? ये यहां से। हाँ, पूछो पूछो। अच्छा, हीट एनर्जी, क्या एक काम करते हैं अपन इसको मिटा देते हैं, है ना? हीट वर्ड को हटा देते नहीं, थोड़ी देर के लिए। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सही है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये भी सही है ना? वोल्टेज, अब देखो, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, अब सही है ना? फिर एक और चीज, ये भी 9th में आकर गई थी। एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, वो साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। और ओहम ने कहा था कि अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे, वोल्टेज यानी क्या होता? चार्ज को मिलने वाली एनर्जी। तो उन्होंने कहा अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे, यानी ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी यूज करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो फास्ट भागेगा कि धीरे भागेगा? फास्ट भागेगा। तो करंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ता है। तो ओम का लॉ 9th स्टैंडर्ड में दिया था स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में, हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिखा है 9th की बुक में। और अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझता है, एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ती है। तो वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी का लगाएंगे बैटरी, जितना ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, करंट भी उतना ज्यादा देंगे, ये तो सबको मालूम है। और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो हमको क्या चाहिए? तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I, और उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस इंटू I। उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। समझ गए? तो V की जगह, वोल्टेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इंटू करंट। अच्छा, इसको भी स्पेलिंग में लिखो क्या पूरा, या ऐसा? ये कोड लैंग्वेज समझती है? हाँ, वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो, एनर्जी। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, रेजिस्टेंस कैसे आया कांस्टेंट? हाँ, वेरी गुड। देखो, ये V है वोल्टेज। अच्छा, ये बताओ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ V अपॉन I इज इक्वल टू R? वो ओम ने क्या कहा? वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो R की वैल्यू कांस्टेंट। ये और बढ़ेगा तो ये भी और बढ़ेगा, R कांस्टेंट। ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो और दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। समझे? एग्जांपल से बोलूं, देखो, अगर आपने यहाँ बैटरी लगाए 2 वोल्ट की, बैटरी लगाए 2 वोल्ट की, और करंट मिला, एक काम करते हैं,
बैटरी लगाए 4 वोल्ट की और करंट मिला 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 आएगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। लिखो क्या? या बोलेंगे अरे बाप रे नया वर्ड आ गया, लिखो। हाँ, ये हेडफोन्स का जो साइन है ना, ये ओम होता है। हाँ, तो 4 वोल्ट की बैटरी लगाए तो कितना करंट मिला? 2 एम्पियर। हमने क्या किया फिर? 8 वोल्ट की बैटरी लगाए, 8 वोल्ट की बैटरी लगाए, तो उससे कितना करंट दी मालूम है? 4 एम्पियर करंट दी, तो रेजिस्टेंस फिर से 2 ही आ गया। फिर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाए, तो उसने क्या कर दी? 6 एम्पियर का करंट दे दी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट भी ज्यादा देंगी ना वो, तो फिर रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। तो हमने बोला ऐसा ही होगा, बोले जितना बोले आप वोल्टेज बढ़ाते रहो तो करंट भी बढ़ता रहेगा, बोले बट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। समझ गए? पूछो पूछो अगर डाउट, क्योंकि आप लोग डाउट पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ गया? पक्का? हाँ, रेड कलर से नहीं लिखो। हाँ, है ना, आपस में एक दूसरे को समझा रहे कि पतला वायर है तो पतला ही रहेगा, मोटा नहीं हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। सही है। जब तक हम वायर की लेंथ चेंज नहीं करते, थिकनेस चेंज नहीं करते, मटेरियल चेंज नहीं करते, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, तो रेजिस्टेंस भी सेम ही रहता है। गुड। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, समझो। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो अब यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह क्या लिख सकता हूँ? R यानी रेजिस्टेंस इंटू आई यानी करंट, इंटू ये ऊपर भी एक करंट है, ये वैल्यू जो है ना, ये वोल्टेज की जगह क्या लिखे अपन ने? समझ गए ना? वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस इंटू करंट लिखे, और ये वाला करंट और नीचे आ रहा है अभी, और ये करंट आया इंटू, और ये टाइम आ रहा, ये टाइम। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं एनर्जी इज इक्वल टू, अब मैं वो इसमें लिख देता है ना, आर, रेजिस्टेंस आर है, इंटू करंट कैसे बताते? आई। ये करंट कैसे बताएंगे? आई। टाइम कैसे बताते? स्मॉल टी से। और ये एनर्जी है, एनर्जी ई से बता देता है। अच्छा, इसके नीचे नहीं दिखता। अब मैं डायग्राम मिटाने जा रहा हूँ। हाँ, 8:30 बज जाएंगे तो मुझे याद दिला देना। बच गया क्या? हाँ, 8:26 हो गए, 36 हो गए। अच्छा, बस 2-4 मिनट्स में खत्म कर लेते। डेरिवेशन मेरी घड़ी आज बंद हो गई। तो सी एनर्जी इज इक्वल टू आर इंटू आई इंटू टी हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे तो इट विल बिकम एनर्जी इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर इंटू टी, है ना? और इसको ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। पहले ऐसा लिखे तो भी चलता, लेकिन मुझे ऐसा बोलने की आदत पड़ गई, आई स्क्वायर आर टी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये डेरिवेशन किसने सॉल्व किया था सबसे पहले इस दुनिया में? नहीं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग समझो क्या है। ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी चल रही है अपनी? तब से कौन सी एनर्जी की बात चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह हीट एनर्जी लिख दूं तो चलेगा? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, नियरली उतनी ही हमको हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे हीट एनर्जी। अगर किसी को लग रहा है कि हीट एनर्जी नहीं लिखते, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखते, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी इक्वल ही रहेंगी। तो आई स्क्वायर आर टी अंडर आइडियल कंडीशंस। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस लॉ का मीनिंग क्या है? इस लॉ का मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई हेयर ड्रायर है तो उसमें बारीक बारीक तार वाला कॉइल होता है,
या इलेक्ट्रिक आयन का एग्जांपल दूं? अच्छा, हेयर ड्रायर है ना, उसमें उसका कॉइल गर्म हो जाता है, उसमें करंट पास करो तो कॉइल गर्म हो जाता है, और फैन हवा फेंकता है तो गरम गरम हवा आती है। तो कॉइल गरम कैसे हो रहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। और कितनी हीट एनर्जी बन रही हमको कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे करंट कितना जा रहा है उसके अंदर, हेयर ड्रायर में। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी बनेगी। आमने सामने लिखा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है? डायरेक्टली। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े में भी लिख सकते हैं हम। हीट एनर्जी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी जितना ज्यादा करंट पास करोगे हेयर ड्रायर में उतनी हीट ज्यादा बनेगी। हेयर ड्रायर में बटन होती है ना, कम गर्म करने की और ज्यादा गर्म करने की और ज्यादा गर्म करने की, बटन वाला भी आता है, कहीं पे टेम्परेचर भी लिख के आता है। तो जितना आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे उतना हीट भी ज्यादा मिलेगी। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतनी हीट ज्यादा मिलेगी। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे हीट उतनी ज्यादा मिलेगी। किसी को पूछना होगा ऐसा क्यों, तो पूछ सकते क्लास की छुट्टी होने के बाद, क्योंकि अभी लेट हो गया, अभी और पूछेंगे तो दूसरे लोग चिल्लाएंगे। तो जितना ज्यादा बारीक वायर यूज करोगे उसका बारीक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, उसमें से चार्ज को भागने में बहुत रुकावट आती है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो भागने वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाती है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से वायर में भागने वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक कम होती तो हीट एनर्जी बढ़ जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रिमेन्स। तो heat energy is directly proportional to resistance, and heat energy is directly proportional to the time up to which you keep it on. जितना ज्यादा देर तक आप करंट चालू रखोगे उतना ज्यादा हीट बनेगी, है ना। गीजर में ज्यादा देर चालू रखोगे तो ज्यादा हीट बनेगी पानी में, और जल्दी चालू करके 1 मिनट में बंद कर दोगे तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा, है ना। तो टाइम और हीट में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जेम्स जूल ने क्या बताया, कितनी हीट बनती है इलेक्ट्रिक प्रेस में, गीजर में, हीटर में, बल्ब में, हेयर ड्रायर में, कितनी हीट बनती है बोले तो जितना करंट ज्यादा पास करोगे उतनी हीट ज्यादा बनेगी। जितना बारीक वायर का यूज करोगे रेजिस्टेंस उतना हीट ज्यादा बनेगी। जितने ज्यादा देर तक करंट चालू रखोगे उतनी ज्यादा हीट बनेगी। ये 3 चीजों पर हीट डिपेंड करती है बोले। Heat produced in the electrical wire is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor, and the time for which the current flows. This is called Joule's law of heating effect of electric current. क्या है जूल का लॉ? एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो लिखना पड़ता, heat produced in a metallic wire is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance of the conductor, and is directly proportional to the time for which the current flows. समझ गए? इसके आगे के और भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह और इसका एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ हमारे काम में आएगा जूल का लॉ और कितना फायदेमंद है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो वी स्टॉप हियर टुडे।